अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको जुम्मे की बहुत बहुत मुबारकबाद। वैसे तो हम हर एक ही खुशखबरी के इंतजार में रहता है, खास तौर पर अगर कोई ऐसा मामला हो जिसमें आप कोर्ट कचहरी, लोगों की तनकीद, लोगों की तरफ से बहुत ज्यादा एम्बुश बर्दाश्त कर रहे हों तो हर इंसान रिलीफ चाहता है। अच्छा, इसमें कभी कभार आपने पिछले हफ्ते देखा कि हमने सितारों की चाल पे भी नजर डाली कि भाई हमारा फॉल्ट है या कुछ सितारों की चाल बिगड़ी हुई है। 6 मुख्तलिफ प्लैनेट्स तो रेट्रोग्रेड में चल रहे थे, लेकिन अल्लाह अल्लाह करके मर्क्यूरी अपने रेट्रोग्रेड से निकलने वाला है 2 अक्टूबर को। उसके बाद उसका थोड़ा सा शैडो पीरियड निकलेगा। यू विल बी आउट ऑफ इट बाय द 16th of October। लेकिन बहरहाल जी ऐसा लगता है कुछ सियासी शख्सियात के जो सितारे हैं वो ऑलरेडी पलटा खा चुके हैं। उसमें बहुत हद तक तब्दीली और बेहतरी आ चुकी है और इसमें सरे फहरिस्त हैं जी मरियम नवाज साहिबा, जिनको बरीयत मिल चुकी है अपने एवन फील्ड करप्शन केस के हवाले से। उनको और कैप्टन सफदर को इसमें बरी कर दिया गया है और उन्होंने उसको बड़े पुरतपाक अंदाज से मनाया भी। अपने चाचा यानी वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से भी गले लगकर और मीडिया से बात करते हुए कि मच टू द इम्बेटरमेंट ऑफ इमरान खान साहब उनको इस केस से बरी कर दिया गया है। अपने वालिद को इसकी इतला देते हुए उन्होंने कहा कि हमारे दुश्मन आज नाकाम और नामुराद हुए हैं। लोगों का भी इस पे रद्दे अमल आया है। खान साहब इस पे क्या सोचते हैं इस पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जी मरियम नवाज साहिबा को जो इस केस में बरीयत मिली है उसके हवाले से दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। अल्लाह ताला ने आज नवाज शरीफ साहब को सुर्खरू किया। इन झूठ का इख्तिताम इसी तरह होता है जिस तरह आज हुआ। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की अपीलों पर समाअत की। नायब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने प्रॉपर्टीज की रजिस्ट्री के दस्तावेजात पेश की। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, ये दस्तावेजात प्रोसिक्यूशन का केस कैसे साबित करते हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा कि प्रॉपर्टीज की खरीदारी के लिए कितनी रकम अदा की गई, डॉक्यूमेंट दिखाएं, जबानी बात ना करें। प्रोसिक्यूटर नायब सरदार मुजफ्फर अब्बासी बोले, नवाज शरीफ ने पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हुए मरियम नवाज के नाम पर लंदन में प्रॉपर्टीज खरीदी। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, जो 4 जुमले बताए हैं यही शवाहिद से साबित कर दें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, वो दस्तावेजात दिखाएं जिनसे प्रॉपर्टी ट्रेल ये हैं वो जराए गलत साबित हों। जस्टिस आमिर फारूक ने सरदार मुजफ्फर को मुखातिब करते हुए कहा कि आप केस साबित करने में फेल हुए हैं। अदालत ने मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को एवन फील्ड रेफरेंस से बरी कर दिया। जी जनाब आली, तो मरियम नवाज साहिबा का कहना था। अच्छा, इसके अलावा उनकी टॉकी भी सुनवाते हैं। इस केस से रिलीफ पाने के बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज शायद वो इमरान खान साहब की शक्ल देखना चाहती हैं कि उनका क्या रद्द अमल है। आपको ये जरा टॉकी भी उनकी सुनवाते हैं और उसके बाद आगे लेके चलते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास अभी फौरी तौर पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि आज इमरान खान साहब की शक्ल देखना चाहती हूँ। वो बैसाखियों पर हुकूमत में आए थे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ खेल खेल में मुल्क से खेल गए और सब तमाशा देखते रहे। मेरी ऑडियो लीक्स में भी इमरान खान और उनके कोच मुलव्विस हैं। आज आपको बताते चलें कि कई हैकर्स की तरफ से ये इंडिया दिया गया है कि आज मजीद कुछ ऑडियो लीक्स आने का मामला है। सवाल ये भी पैदा होता है कि हम थ्रू आउट जब बात करते हैं किसी भी शख्स की प्रिवेसी की, आपकी जो गुफ्तगू है या आपकी कोई भी डेटा है उसकी प्रोटेक्शन की, तो जहां हम देखें कि हमारे हाईएस्ट ऑफिसर्स, प्राइम मिनिस्टर्स और जो सियासी मैदान के जो लीडर्स हैं उन लोगों को भी इस तरह की प्रोटेक्शन मैसर नहीं है, तो फिर ये खेल कौन खेल रहा है, किसको इसका बात करेंगे। लेकिन इस वक्त साबिक अटॉर्नी जनरल और स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जनाब इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। जी वालेकुम सलाम। इरफान साहब, ये बड़ी तब्दीली है और यकीनन मरियम नवाज साहिबा को रिलीफ मिला है इस केस के हवाले से। क्या देखते हैं सियासी तौर पे ये फैसला कितना मकबूल होगा, क्योंकि यकीनन इमरान खान साहब का एक नैरेटिव रहा है, यकीनन आगे जलसे जुलूस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इस पे एक रद्द अमल देंगे। क्या वाकई मरियम साहिबा को रिलीफ मिला है या ये सिर्फ कोर्ट कचहरी के मामला आते हैं? नहीं, ये जो केस है ये अनफॉर्चुनेटली इनके खिलाफ बनना ही नहीं चाहिए था। ये लीगली वीक केस था। और इरफान साहब बहुत माजरत, मुझे स्टूडियो में आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। अगर पीसीआर ये आवाज ऊंची कर सके आपकी तो मैं आपको बेहतर तौर पे सुन पाऊंगी। जी फरमाइए। ओके। जी सर फरमाइए। जी अब बहुत बेहतर है, फरमाइए। ओके, हाँ मैं ये कह रहा था कि इस केस की जब मैंने खुद लीगल स्क्रूटनी की थी
تو یہ انہیرنٹلی بہت ہی ویک کیس تھا اور یہ بالکل ان کی کنوکشن تو بنتی نہیں تھی، ان کے خلاف یہ کیس ہی نہیں بنتا تھا. صحیح. اور اس طرح اوور اسٹریچ کر کے کیا گیا کہ اس کے پولیٹیکل ریپرکشنز ہوئے، کیونکہ اگر یہ کیس ان پہ نہ بنتا، کنوکشن نہ ہوتی، تو یہ بہت سارا جو ایکٹیو پالیٹکس اس دوران میں کر سکتی تھی وہ کرتی. صحیح. لیکن انفارچونیٹلی ان کو اس چیز سے روکا گیا. لیکن ایونچولی اچھی چیز یہ ہوئی کہ سچ جو ہے وہ سامنے آ گیا اور ایک غلط جو امپریشن قائم کیا گیا تھا کہ انہوں نے کوئی پراپرٹیز جو ہے خود انہوں نے بنائی ہیں یا وہ بینیفیشل اونر ہیں، تو وہ کلیئر ہو گیا کہ ان کا ان پراپرٹیز سے کوئی تعلق نہیں تھا اس طرح کا، جس یہاں ایسے اثاثہ جات جو کہ انہوں نے اپنی نون سورسز سے زیادہ بنائے ہوں. تو وہ جو ایک مس کریٹ کی گئی تھی، ایک لیگل فکشن کریٹ کی گئی تھی، وہ اس فیصلے کے ساتھ وہ دھڑام سے ختم ہو گئی ہے. اور اس کے جو سیاسی محرکات ہیں، یہ تو کورٹ کی پروسیڈنگز کے دوران بھی میں نے کہا تھا کہ مریم صاحبہ جو ہے خود بھی ان میں یہ پوٹینشیل ہے کہ وہ پاکستان کی ہائیسٹ ہولڈر آف پبلک آفس بن سکتی ہیں. گو کہ جب کیس بنایا گیا تھا تو وہ تو ہولڈر آف پبلک آفس بھی نہیں تھی. تو یہ ساری چیز جو ہے اب اس کا جو فیصلہ آیا ہے اس سے پولیٹیکل ریپرکشنز اس کے میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے خوشائند ہوں گے. اور اس طرح کے کیسز پولیٹیکل پرسنالٹیز کے خلاف نہیں بنائے جانے چاہیے، جس سے کہ پاکستان کی سیاست میں کچھ لوگوں کو فوقیت حاصل ہو جائے اور ان کو واک اوور مل جائے. عرفان صاحب، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ ڈیمیج از آلریڈی ڈن؟ جس طرح آپ نے خود کہا کہ ایکٹیو پالیٹکس میں پارٹیسپیٹ، آئی ڈونٹ نو کہ آپ کس تناظر میں اس کو کہہ رہے ہیں، بیکاز ویو سین ہر ویری ویری ایکٹیو. ان پہ کوئی پابندی نہیں تھی، ان کے کسی بیانات پہ، پبلک گیدرنگ پہ ان پہ کوئی پابندی نہیں تھی. یس، شی واز فیسنگ دا کورٹس. لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ ان کے ملک میں رہتے ہوئے انہوں نے ان کیسز کو فیس کیا اور آج ان کو ریلیف ملتا ہے، تو پھر کیا یہ امید کی جا سکتی ہے جس طرح اسحاق ڈار صاحب واپس آئے ہیں، نواز شریف صاحب بھی واپس آ کے کورٹ میں اپنے کیسز کو فیس کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے یہ جو کہا ہے کہ ڈیمیج ہیز آلریڈی بین ڈن. یس، ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ ڈیمیج ہیز بین ڈن. جی. لیکن ہمارا جو بھی لیگل سسٹم ہے وہ اتنا بھی خراب نہیں ہے کہ وہاں پہ ایونچولی سچ بات باہر نہ نکلے اور فیصلے جو ایونچولی صحیح نہ ہوں. کیونکہ اب ایونچولی ایک صحیح فیصلہ ہو گیا، ایک اچھا فیصلہ ہو گیا، تو ساری چیز کو اب ہم اس کو مثبت طریقے سے اس کو لینا چاہیے. اور اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کا اگلا سوال کہ میاں صاحب جو ہیں ان کے کیا پراسپیکٹس ہیں. بالکل میاں صاحب کے خلاف کیس اتنا ہی کمزور ہے جتنا مریم بی بی کے خلاف تھا، اور وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے. تو وہ بھی مجھے پوری امید ہے کہ جلد ختم ہوگا. بلکہ مریم بی بی کے کیس میں بھی میں نے چند ماہ پہلے کہہ دیا ہوا تھا کہ یہ کیس ایکویٹل کا ہے. اور یہی میں آج میاں صاحب کے بارے میں بھی کہہ رہا ہوں، ایز اے لیگل ایکسپرٹ کہہ رہا ہوں. مجھے کوئی غائب کا علم نہیں ہے، میں تو ایز اے لیگل ایکسپرٹ بات کر رہا ہوں کہ میاں صاحب کے خلاف ایک غلط کیس بنا ہوا ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اور وہ بھی انشاءاللہ ایکویٹ ہوں گے یا عنقریب ایکویٹ ہوں گے. اور جو ان سے زیادتی ہوئی ہے اس کا تدارک جو ہے میں سمجھتا ہوں ایک مقافات عمل ہے. عرفان صاحب، میں ایک سوال آپ سے چھوٹا سا کرنا چاہوں گی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہ طوالت کی وجہ بنی اس کیس کی وہ کیا تھی؟ آپ نے جس طرح خود اشارہ کیا کہ جوڈیشل سسٹم مضبوط ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، تو گزشتہ 4 سالوں سے 3.5 سال سے یہ کیس چل رہا تھا جس وقت عمران خان صاحب اقتدار میں تھے. تو کیا اس وقت یہ فیصلے انفلوئنس تھے، ڈیلیز آ رہے تھے؟ کیا وجہ تھی کہ یہ ایکویٹل پچھلے اتنے سالوں کے بعد اب ہوا ہے جا کر؟ جی یہ دیکھیں، جوڈیشل سسٹم تو پاکستان کا مضبوط ہے. ہمارے پاس بڑے اچھے ججز بھی ہیں. جہاں تک سول لا، کرمنل لا اور دوسری برانچز آف لا کا تعلق ہے، ہمارے فیصلے جو ہیں وہ بڑے مستند فیصلے ہیں، اچھے فیصلے ہیں. وہاں بہت جورسپروڈنس ڈیولپڈ ہے. لیکن جو سیاسی پرسنالٹیز ہیں یا ایسے کیسز جن کے پولیٹیکل ریپرکشنز ہوتے ہیں، وہاں پہ ہماری عدلیہ کی جو ایک تاریخ ہے وہ سمہاؤ اتنی اچھی نہیں ہے. لیکن اس سے ہمیں سبق سیکھنا ہے. اور آج وہ جو ایسے جو فیصلے ہوئے ہیں جس سے کہ عدلیہ کی ساکھ جو تھی وہ خراب ہوئی تھی، اس فیصلے سے عدلیہ کی ساکھ جو ہے وہ بحال ہو رہی ہے. اور آئندہ اور فیصلے سر دیکھنا یہ ہے کہ کیا عوام بھی آپ کی اس رائے سے متفق ہے یا نہیں. بیکاز دیکھیں، ایک تو یقیناً کورٹ کی کارروائی ہے. ابھی ہم نے گزشتہ کئی روز میں دیکھا کہ مختلف جو کرمنل کیسز آ رہے ہیں، چاہے وہ کراچی کے اسٹریٹ کرائم کا معاملہ ہو یا پھر بڑے بڑے قتل کے کیسز ہو، جس طرح اسلام آباد میں کئی کیسز سامنے آئے ہیں، لوگوں کا اعتبار عدلیہ پہ اس طرح نہیں ہے. اور اس طرح کے فیصلے آنے سے آپ کے مطابق لوگوں کا یہ
कॉन्फिडेंस बहाल होता है, बट वील सी हाउ इट इफेक्ट्स द जनरल पब्लिक। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे भी गुफ्तगू करते हैं और एक और रद्द अमल इस पे लेते हैं, क्योंकि नैरेटिव्स की बात है जी। एक तरफ कोर्ट कचहरी के फॉर्मल मामला चल रहे हैं, लेकिन फिर एक पब्लिक ओपिनियन और एक पब्लिक रिएक्शन क्या है इन चीजों के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम फयाज साहब। फयाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया मौजूद होने के लिए। कुछ पेशन गोइयां की गई थी, जैसे ही इमरान खान साहब की हुकूमत यानी पीटीआई की हुकूमत इख्तिदार से जाती है, कॉन्फिडेंस मूवमेंट कामयाब होती है, तो बारहा पीटीआई के लीडर्स ने कहा कि जी एक 1 पॉइंट एजेंडा है फॉर द इंटायर पीडीएम कि मुख्तलिफ अपने केसेस को खत्म किया जाए, कवानीन में रद्दो बदल लाया जाए। क्या उसकी एक कड़ी के तौर पर देख रहे हैं इस इक्विटल को आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बुनियादी तौर पे ये रिजीम चेंज ऑपरेशन की ऑफशूट्स हैं और उसमें आपको 1100 अरब रुपए के जनाब केसेस भी जो है वो माफ होते हुए दिखाई दिए। नैब तरमीमी बिल दिखाई दिया। NRO2 है, NRO2 की फिर मजीद आगे सब ऑफशूट्स हैं जिसमें इसहाक डार साहब का वापिस आना है जी। अब पाकिस्तान की सबसे बड़ी लाडली बेगम सफदर रहमान, उसका बरी होना भी जना ये उसी ऑपरेशन रिजीम चेंज ऑपरेशन के जनाब ऑफशूट्स, फिर उसकी NRO2 की ऑफशूट्स ही आपके सामने है। अब इसमें मैं एक बार दिलचस्प आपके सामने तजिया रख देता हूँ। पूरी पाकिस्तानी कौम सुन रही है आज टीवी के लिए से। ये जो केस था आज से 6 साल पहले जी जब बना था, तो इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं थी, पीटीआई की हुकूमत नहीं थी, नून लीग की अपनी हुकूमत थी। कोई ये इल्जाम नहीं लगा सकता कि ये जनाब इंतकामी जनाब सियासत के नतीजे में जनाब ये केसेस बने थे। दूसरी चीज, ये केस रियासत की तरफ से बना था और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने JIT बनाई थी और JIT के अंदर ISI, MI, IP, FIA, SCCP तमाम अदारों के इंतहाई सीनियर, कोई मेजर या कप्तान या कोई असिस्टेंट डायरेक्टर या कोई सुपरिटेंडेंट लेवल के लोग नहीं थे, ब्रिगेडियर लेवल के, ग्रेड 20, 21, 22 लेवल के अफसर जनाब उसमें सारे JIT के अंदर मौजूद थे, सिविल और फौजी। उन्होंने मिलके करोड़ों रुपया अरबों रुपया जनाब पिछले जनाब 2016-17 में खर्च करके मेरा और आपका टैक्सों का पैसा ये नतीजा निकाला था और साबित किया था कि जनाब बेगम सफदर रहमान साहिबा एवन फील्ड के जो फ्लैट्स हैं उसमें ट्रस्टी नहीं, उसके मालिक हैं। अब ये जो कल का फैसला है जी, मैं ये समझता हूँ ये फिर उन पूरी JIT के तमाम अफराद, सुप्रीम कोर्ट और जितना एहतसाब अदालत, एहतसाब ब्यूरो, नैब, इन सारों के ऊपर अदब एतमाद है बुनियादी तौर पर। अवाम का क्या रद्द अमल है फयाज साहब आप? जी, अवाम दांतों में उंगलियां लेके जनाब इस वक्त देख रही है आनिया और जानिया, और अवाम इस वक्त जनाब इम्पोर्टेड हुकूमत के इशारों पे बेचारी खुद कह रही है जिन्नी तेरी मर्जी नचा सोनिया, और जनाब वो देख रही है महंगाई का दौरा है। फयाज साहब ये कहना सही है ना कि हमारे जो नुमाइंदेगान है, अगर इस वक्त देखा जाए पाकिस्तान की सबसे बड़ी अपोजिशन की जमात तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, हमारी तरह आप भी बेबस हैं? सारे बेबस है। मोदी इस वक्त जनाब 11-13 गिदड़ों की जमात PTM की है, उनके रहनुमाओं की है, पर्चे फारग हो रहे हैं। अभी आप सीन को मेरी सुन लें, आसिफ जरदारी साहब भी बरी हो रहे हैं, नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। अजी एक बहार का मौसम है, हाथों में हाथ है, और जनाब हम तुम होंगे, सावन होगा, रक्स में सारा जंगल हो वाला माहौल है चोरों लुटेरों के लिए। आवाम के पैसे खा के टिकार गए, मुल्क की मईशत और इकानमी का बेड़ा करके। अच्छा जी, ये तो हो गया स्नैपशॉट ऑफ द प्रेजेंट सिचुएशन। तो फिर पीटीआई की क्या हिकमत अमली है? आप लोग हाउ आर यू मूविंग फॉरवर्ड? क्योंकि अब तो मेरे ख्याल में सारे ही तज्जिया निगारों ने, तमाम ही सहाफियों ने, तमाम जितने हलकों में बात की जाए, सबने कह दिया जी 2022 में तो इलेक्शंस नहीं हो रहे। तो अब क्या मतलब है इसका और आपकी क्या हिकमत अमली होगी? जरा आप एक बात अपने जहन में बैठा लो, और आपके फवाद के जरिए से पाकिस्तान की अवाम भी, मैं को बड़ा कोई अल्लाह का वली या कोई गोश्त तो नजर तो नहीं हो जो पसीन को यह करूँ, लेकिन एक सियासी तजर्बे की बुनियाद पे ये इलेक्शन कल कराएं, परसों कराएं, महीने बाद कराएं, साल बाद कराएं या 10 साल बाद कराएं, अवाम ने इनको वोट नहीं देना, इनको छितर और लितर मारना है। ये मेरी पिछेन को लिख लें। सियासी वली हूँ छोटा सा, क्योंकि जिंदगी के 47 साल एक सियासी कारकुन की हैसियत से गुजारे हैं। मुझे पता है कि यहाँ पर ये जितना मर्जी डिले कर रहे हैं, ये अमेरिका की गोद में बैठे हैं, ये आलमी एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठे हैं, ये पाकिस्तान की पावरफुल जितने गिरोह हैं उनकी सपोर्ट देने की। ऐसा आपको कुछ मिसिंग लगता है? यानी कल इतना बड़ा फैसला आया जो इनके लिए काफी एक कलीदी नुक्ता था, तो हमें सेलिब्रेशन उस तरह की नजर नहीं आई PMLN के हलकों में भी और अदरवाइज भी। इसकी कोई खास वजह आप देखते हैं? अवाम में जा सकते हैं इस नतीजे के बाद? तनफ्फुर हो रही है,
तो भाई 44% इन्फ्लेशन रेट है। इधर आपको बताऊं 44%, जब हम छोड़ के गए थे 11% थी। लोगों के यूटिलिटी बिल्स आते हैं, लोगों की पूरी। अच्छा, कोई पब्लिक पोल्स किए जाते हैं? यानी पहले तो बड़ी इस बात पे देखें, नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट से पहले मुझे याद है कि बहुत सारे इदारे पाकिस्तान के ये स्टडीज कर रहे थे कि इस वक्त कौन सी जमात सबसे मकबूल है, कौन से फैसले ज्यादा मकबूल हैं, किस पे एक नेगेटिव रिएक्शन पब्लिक का आ रहा है। इस वक्त कोई ऐसी स्टडीज नहीं हो रही। आपके इस प्रोग्राम में मैं ब्रेकिंग दूंगा, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये देनी थी आज या कल, मैं आज आपके प्रोग्राम में दूंगा ब्रेकिंग टाइप समझ लें। मैं इमरान खान साहब से मुतालबा करूंगा, बेगम सफदर अवान जहां से इलेक्शन लड़े, मैं उसके मुकाबले में इलेक्शन करूंगा। अगर मैं हार गया इमरान खान के टिकट पे, पीटीआई के टिकट पर, मैं हमेशा के लिए सियासत छोड़ दूंगा बेगम सफदर अवान के मुकाबले में। चलें जी, आपने हमें एक बड़ी खबर दी है जी, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, आवाम इनको देखने के जिम्मेदार नहीं है। फयाज साहब, एक रियलिटी है, यानी हमारे सामने ये हमारे कोर्ट्स का, हाईएस्ट कोर्ट्स के जब डिसीजंस आते हैं, यकीनन उसके बारे में चर्चा भी होती है, उसके बारे में बात भी होती है, लेकिन फिर एक अवाम का भी रद्द अमल है। क्या ये अवाम के लिए नॉन इशू बनता जा रहा है क्योंकि अवाम अपने मसाइल में घिरे हुए हैं? अभी थोड़ी देर पहले इरफान कादिर साहब कह रहे थे इस फैसले के बाद अदलिया पे लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो बहाल हुआ है। बहरहाल जी, इस पर मजीद भी बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और एक आम आदमी की, आपकी और मेरी, हम मैंगो पीपल हैं भाई, पता नहीं समझ नहीं आता हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं, लोग खुशियां मना रहे हैं, हमारी जिंदगियों में रिलीफ कब और कैसे आएगा, आपसे जरा इस बारे में भी बात करेंगे। कई प्रोग्राम हम कर चुके हैं, कराची वालों की कोई सुनवाई नहीं है। मुझे पुराना वाला वो गाना याद आ रहा है कि हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है, लेकिन जब बात की जाती है कराची में स्ट्रीट क्राइम की तो कहा जाता है कि ऐसी बदनाम कर रहे हैं कराची वाले, और शहरों में और मुल्कों में देखें इससे बड़ी बड़ी चीजें होती हैं। बल्कि कहा यह जा रहा है कि बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। इसमें जरा बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद।